टीलेट की सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व करा रहे हैं। और इसमें 2017-18 के जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी 16 तक के आपके जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ इसी चैनल पर। तो वो क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। बाकी अगर अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे यहाँ पर जुड़ जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करें। इसके बाद जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाएंगे सभी ईयर के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। सबसे पहले देख लीजिए, आप ये सेकेंड सेमेस्टर का 2019 का पेपर है, ये आपका सेकेंड पेपर है। इससे पहले के सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए। आपको पता ही होगा ये पेपर आपको टोटल 50 अंकों का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम इन्हीं को अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1, बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पारित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, बच्चों के लिए जो अधिकार बनाए गए वो उसका जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर भारत सरकार या फिर यूनेस्को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बाल अधिकार बनाए गए थे उसका जो प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, के द्वारा पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था। इसमें आगे देख लीजिए, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन यहाँ पर बताया गया 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और ये 1990 में लागू हुआ और 193 देशों ने इसकी पुष्टि की है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो यहाँ पर पारित किया गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका सवाल है, प्रश्न संख्या 2, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया। तो वर्तमान में ये कौन सी ये सूची में है, ये आपको बताना है। केंद्रीय सूची में, ठीक है, या फिर राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में। तो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो सारे के सारे सब्जेक्ट या विषय किसमें होते हैं, केंद्रीय सूची में। लाइक एज जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्रीय सूची का विषय। इसके बाद राज्य सूची का विषय हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे विषयों को रखा जाता है जिस पर राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी कि उस विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची का ही विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा पहले ये आपका राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में से अभी वर्तमान में ये समवर्ती सूची के विषय, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आगे यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे आंसर इसका, देख लीजिए। शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार, यानी कि एजुकेशन के मामले में चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो कानून बना सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत में आधुनिक शिक्षा, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन के जन्मदाता किसे माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव या बेंटिक या फिर कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक शिक्षा है उसका जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का जो विचार है वो सबसे पहले इनके ही मन में आया था। और वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। ठीक है, इसके साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जितने भी नए भाई बहन हैं हमारे साथ इस तरह से बने रहे। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में इसमें पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया, यानी कि राइट टू जो एजुकेशन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार, इसलिए इसे आप हमेशा ध्यान रखें। जो यहाँ पर आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ ये जो यहाँ पर अधिनियम है ये कब लागू हुआ था इंडिया के अंदर, 1 अप्रैल 2010 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये जो
अधिनियम है ये कब लागू किया गया था भारत में? 1 अप्रैल 2010 को केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय जम्मू कश्मीर पर यह नियम लागू नहीं किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम है ये 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। और इसमें आगे बताया गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का, ठीक है, 21A में ये दिया गया, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये कौन सा अनुच्छेद में है? 21A यानी कि 21 का। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आपको निःशुल्क पढ़ाना होगा और ये यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या आपका अब 5 आने वाला है। तो प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और इसका आंसर आपको देखना है क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें आपसे पूछा गया बोर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है तो इसे भी आप ध्यान रखें। बोर्ड का घोषणा पत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लेंगे बोर्ड का घोषणा पत्र कब आया था, तो ये आपका 1854 में आया था। इसके कुछ मेन पॉइंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। सन 1854 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी, सभी स्तर के स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। शिक्षा जो है वो राज्य का स्थायी दायित्व माने जाने लगा था और राज्य के नियंत्रण में आ गई थी, ठीक है। उसी समय से जो एजुकेशन थी वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में आ गई थी। लेकिन बाद में अभी आपको मैंने बताया था कि 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पर संवर्धित सूची में डाल दी गई, यानी कि उस पर अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो कानून बना सकती है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या पूछा गया? देश के प्रत्येक जनपद में, ठीक है, देश अपना जो इंडिया है इसके प्रत्येक जनपद मतलब जिले में, यानी कि हर जिले में, चाहे वो किसी भी स्टेट का जिला हो, तो देश के प्रत्येक के जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? 1986, 1978, 1981 या फिर 1991। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसमें क्या किया गया था? देश के प्रत्येक जनपद यानी कि जिले में एक डाइट की स्थापना की जो यहाँ पर संस्तुति थी वो की गई थी। और डाइट का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर डाइट कॉलेज से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी में आपको बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन ए है आपका। 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत ही यहाँ पर प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना के लिए संस्तुति की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 है आपका अगला प्रश्न। निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। वेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले या फिर एडम स्मिथ। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकाले, ठीक है। कौन? लॉर्ड मैकाले निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के यहाँ पर प्रतिपादक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित क्या है, ठीक है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है या फिर नवोदय विद्यालय या फिर जिला शिक्षा विस्तार परिषद है या उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें आप देख लेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको बताइएगा 1986 में जब नई इससे एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई उसी में इसका प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1987 में यहाँ पर देख लीजिए ये स्टार्ट भी किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में स्टार्ट भी कर दिया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना था। और नवोदय विद्यालय के बारे में बात करें तो ये योजना 1974 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, रूरल एरियाज में यहाँ पर क्या था, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था। इसके अलावा जिला शिक्षा विस्तार परिषद क्या थी, ये जो परिषद है वो प्रत्येक जिले में शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसी के साथ इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना सभी तरह का यहाँ पर विषय है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको बताना है। इस बारे में पहले भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा पहले वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीटेड मिलेंगे। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया कि हास की समस्या से क्या आशा है। जो हास होता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है, बच्चे बीच में ही जब पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? हास बोलते हैं या फिर अपव्यय बोल देते हैं उसे, ठीक है, हास या अपव्यय। जब छात्र बीच में ही, ठीक है, किसी भी क्लास में बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो ये हास की समस्या पैदा होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना हास कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट।
बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। VEP ये क्या है, ये आपको बताना है। बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है या विद्यालय की शिक्षा की तैयारी है। तो यहाँ पर VEP का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। DPEP ये आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, DPEP, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका DPEP, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये आपको बताना है मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या, ठीक है, MDM, ठीक है। MDM का उद्देश्य क्या, आखिर MDM क्यों वितरित किया जाता है प्राथमिक स्कूलों में, बच्चों को MDM की व्यवस्था क्यों की गई है। यहाँ पर आपको पता ही होगा खाना वगैरह दिया जाता है प्रत्येक के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को। तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए या फिर बच्चों को विद्यालय के में पूरे समय तक रोके रखने के लिए, स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो इस सवाल में आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी तरह से जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए हैं बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए भी इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है MDM का। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है MDM का, और स्कूल आने के लिए भी प्रेरित करता है MDM। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी। इसके साथ ही MDM योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था। बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 12 आपको अब बताना होगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है, 10 खंडों में, 23 खंडों में, या 15 खंडों में, या फिर 8 खंडों में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बी, 23 खंडों में भारत सरकार के द्वारा संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को विभाजित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका ऑप्शन 13 है, ठीक है, सॉरी, प्रश्न संख्या 13 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राममूर्ति समीक्षा समिति के द्वारा दिया गया था, या फिर स्माल समिति के द्वारा दिया गया था, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया था, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा दिया गया था। अभी कुछ समय सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में चर्चा की गई थी, और उसके बाद 1987 से इस योजना को लागू भी किया गया, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू भी किया गया। और जो सुझाव दिया गया था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस योजना को सुझाव दिया गया था, किस योजना का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। 1987 से इसे स्टार्ट भी कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक बार आप इसे रीड करेंगे और इसमें बताया गया, क्या बताया गया एक बार देख लेंगे फटाफट। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में स्टार्ट हुआ। ये योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन संख्या 14 आपका NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा की धारा में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो योजना ये लागू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास तक की इस गर्ल्स के लिए ये इस योजना को लागू किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया, आप देख सकते होंगे यहाँ पर क्या बताया गया। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपका बताया गया कि NPEGEL का अर्थ है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा गारंटी योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, ये जो योजना है सबसे पहले तो भारत सरकार के द्वारा 2005 में शुरू की गई थी, और उसका जो उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, कितने, 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गर्ल्स के लिए 6 से 14 वर्ष तक के आयु की वर्ग की उन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है जो कभी स्कूल नहीं गई हैं या बीच में ही जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो ऐसी गर्ल्स के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी छात्राओं के लिए NPEGEL जो योजना है वो भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू की गई है, ठीक है। और इसके द्वारा इन बच्चियों का जो यहाँ पर एजुकेशन है वो दी जाती है, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स स्कूल के थ्रू। तो इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 15 इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके आगे की और पीछे की जितने भी क्लासेस हैं उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और प्रीवियस सभी क्लासेस उपलब्ध हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना है, ठीक है। UPDLED प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करें। जो जनसाला कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। पहला UNDP, दूसरा
UNSPA, इसके अलावा तीसरा यूनिसेफ या चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो जन सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आपका अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो जन सहायता कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के सहयोग से चलाया जाता है। बाकी दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम स्टूडेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद